नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव मांगा। जापान भू आबद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश से जोड़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की घोषणा की। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा, शेरों को चीतों के पर्यावास क्षेत्र में बसाने से चीतों के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा। फेम 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित सब्सिडी लक्ष्य का केवल 52% ही पूरा हो पाया और क्वांटम कम्युनिकेशन पर आधारित भारत के पहले दूसरे नेटवर्क लिंक का परिचालन आरंभ हुआ। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। विद्युत मंत्रालय ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव मांगा है। हाल ही में संसद ने ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को अनिवार्य बनाने के लिए प्रावधान किए गए हैं। इससे देश में कार्बन बाजार स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। कार्बन बाजार कार्बन उत्सर्जन के लिए मूल्य चुकाने का एक तरीका है। कार्बन बाजार ऐसी व्यापारिक प्रणालियां स्थापित करता है जहां कार्बन क्रेडिट्स या भत्ते खरीदे और बेचे जाते हैं। एक कार्बन क्रेडिट एक तरह का व्यापार योग्य परमिट है। ये वायुमंडल से हटाए गए, कम किए गए या फिर अलग करके संचित किए गए 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर होता है। कार्बन बाजार के कई प्रकार हैं। जैसे कि अनुपालन बाजार की बात करें तो इसे किसी राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं की वजह से स्थापित किया जाता है। वहीं स्वैच्छिक बाजार ऐसे कार्बन बाजार हैं जहां स्वैच्छिक आधार पर कार्बन क्रेडिट्स को जारी किया जाता है और खरीदा तथा बेचा जाता है। कार्बन क्रेडिट्स के उदाहरण हैं यूरोपीय संघ की उत्सर्जन व्यापार प्रणाली, भारत का अक्षय ऊर्जा प्रमाण पत्र और ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र तथा क्योटो प्रोटोकॉल के तहत अपनाया गया स्वच्छ विकास तंत्र। आइए अब इस मसौदे के प्रमुख प्रावधानों की बात करते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय कार्बन बाजार शासी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये कार्बन बाजार के प्रशासनिक और विनियामक कामकाज को देखेगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो कार्बन बाजार के लिए प्रशासक होगा। ये ICMGB यानी कि भारतीय कार्बन बाजार शासी बोर्ड के सचिवालय के रूप में भी कार्य करेगा। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग यानी CERC कार्बन बाजार में व्यापारिक गतिविधियों के संचालन के लिए विनियामक के रूप में कार्य करेगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैप एंड ट्रेड कैसे काम करता है। जैसे कि वास्तविक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाली कोई उत्सर्जक A कंपनी है और दूसरी कंपनी है B कंपनी। ठीक है, अब B कंपनी के पास उत्सर्जकों और प्रतिभागियों के बीच लेन देन करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसने कमी की है। अब इसने अपना जो ग्रीन हाउस गैस में कमी करके जो क्रेडिट उत्पन्न किया है उस क्रेडिट को ये बेच सकता है कार्बन बाजार में। कंपनी B कंपनी A को बेचेगी क्योंकि कंपनी A ने क्या किया है कि जितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन उसको करना था उससे ज्यादा उसने कर लिया है। तो अब ऐसा जो समझौता होगा दोनों के बीच में वो कौन करवाएगा? कार्बन बाजार कराएगा। तो कंपनी ए जो है आपसी समझौते या फिर नीलामी और बिक्री के द्वारा कंपनी बी के ऑफसेट क्रेडिट्स को खरीद लेगी और इस तरीके से कार्बन बाजार दोनों के बीच में ग्रीन हाउस गैस के जो क्रेडिट्स हैं उनका लेन देन करवाएगी। अच्छा, अब इसके तहत होता क्या है कि सबसे पहले कैप लगाई जाती है। कार्बन उत्सर्जन के महत्वपूर्ण स्रोतों जैसे कि विद्युत, उद्योग, मोटर वाहन, हवाई यात्रा आदि से उत्सर्जन की अनुमत मात्रा पर एक समग्र सीमा या फिर कैप लगाई जाती है। यानी कि सपोज दैट जैसे कोई उद्यम है जिसके लिए निर्धारित किया गया है कि उसको 1 टन ही ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करना है, तो ये क्या हो गई, उसकी कैपिंग हो गई। उससे ज्यादा अगर वो करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा कि खरीदना पड़ेगा, क्रेडिट्स को खरीदना पड़ेगा और फिर उससे कंपनसेट करना पड़ेगा। तो अब इसके लिए सरकार क्या करती है, परमिट जारी करती है। एक तरफ तो कैपिंग का काम हो गया, दूसरा हो गया परमिट जारी करना। सरकारें निर्धारित सीमा तक परमिट जारी करती हैं। प्रत्येक परमिट को आमतौर पर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य के संदर्भ में मापा जाता है। एक परमिट मिला है आपको तो आप कितना 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्सर्जित कर सकते हैं। फिर अगर कोई कंपनी स्वयं द्वारा उत्सर्जित कार्बन में निर्धारित सीमा से पर्याप्त मात्रा में कमी करती है तो वो नकदी के लिए कार्बन बाजार में अतिरिक्त परमिट का व्यापार कर सकती है और अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा उत्सर्जन की स्थिति में है तो उसे अतिरिक्त परमिट खरीदने पड़ सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे कार्बन बाजार का संचालन होता है।
अगला टॉपिक है जापान भू आबद्ध पूर्वोत्तर क्षेत्र को बांग्लादेश से जोड़ेगा। पूर्वोत्तर भारत को जल्द से जल्द बांग्लादेश के मातरबारी डीप सी पोर्ट के माध्यम से व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। जापान बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट पहल के माध्यम से मातरबारी बंदरगाह के विकास और क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए बांग्लादेश की सहायता कर रहा है। बिग बी का उद्देश्य ढाका, चटगांव, कॉक्स बाजार बेल्ट क्षेत्र में और उससे आगे औद्योगिक समूह की स्थापना को गति प्रदान करता है। इसमें आर्थिक अवसंरचना का विकास, निवेश के माहौल में सुधार और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना भी शामिल है। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने जापान की हिंद प्रशांत रणनीति की रूपरेखा को रेखांकित किया है। इस रणनीति के तहत जापान पूरे क्षेत्र की समृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बंगाल की खाड़ी, पूर्वोत्तर भारत औद्योगिक मूल्य श्रृंखला अवधारणा को बढ़ावा देगा। जापान नॉर्थ ईस्ट रीजन में रोड कनेक्टिविटी के विकास में भी सहायता कर रहा है। इसका उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट रीजन को बांग्लादेश में जापानी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से जोड़ना है। जापान भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट रीजन के विकास में सहयोग करने के लिए भारत के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। एक्ट ईस्ट फोरम का उद्देश्य ये है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए। भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और स्वतंत्र तथा खुले हिंद प्रशांत के लिए जापान के दृष्टिकोण के बीच तालमेल को दिखाता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए और भी कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना शुरू की गई है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन एवं व्यापार पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग का विकास किया जा रहा है। और आइए अब बात करते हैं मौसम विज्ञान की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की घोषणा की है। IMD ने जल्द ही हीट इंडेक्स रीडिंग जारी करने की घोषणा की है। इससे इस बात का अनुमान लगाया जा सकेगा कि तापमान वास्तव में कैसा महसूस हो रहा है। अब तक IMD दिन का अधिकतम और न्यूनतम तापमान ही जारी करता रहा है। ये सूचकांक दिन की सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी, पवन की गति, अधिकतम तापमान और बादलों के आच्छादन के आधार पर रीडिंग देगा। अपेक्षित हीट इंडेक्स के आधार पर अलग अलग रंगों वाली चेतावनियां भी जारी की जाएंगी। इनमें चेतावनी के रंग के आधार पर लोगों द्वारा बरती जा सकने वाली सावधानियों की सूची भी होगी। हीट इंडेक्स की गणना राज्यों को हीट वेव आकलन, पूर्वानुमान, तैयारी और उपशमन के लिए बेहतर हीट एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी। किसी स्थल का अधिकतम तापमान यदि मैदानी क्षेत्र में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो इसे हीट वेव कहा जाता है। हाल ही में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च ने सभी राज्यों के HAPs के आकलन में कई सीमाओं को रेखांकित किया है। HAP यानी हीट एक्शन प्लान्स के निर्माण में उमस युक्त गर्मी की अवधि पर विचार नहीं किया जा रहा है। अधिकतर HAPs स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं बनाए गए हैं। खतरे को लेकर एक अति सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है। हीट एक्शन प्लान सुभेद्य समूहों की पहचान करने में विफल रहे हैं। इसके अलावा हीट एक्शन प्लान्स पर सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा कई अनुशंसाएं की गई हैं, जैसे कि जलवायु संबंधी अनुमानों को शामिल किया जाना चाहिए और गर्मी के खतरों की परिभाषा का स्थानीयकरण करना चाहिए। सुभेद्यता आकलन और समग्र जोखिम आकलन को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा राज्य के भीतर और राज्यों के बीच ज्ञान तथा सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक तंत्र बनाना चाहिए। अगली खबर है NTCA से। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने कहा है कि शेरों को चीतों के पर्यावास क्षेत्र में बसाने से चीतों के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एशियाई शेरों को गुजरात से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। विशेषज्ञों ने शेरों को इसलिए स्थानांतरित करने की सिफारिश की थी क्योंकि गिर में शेरों की संख्या काफी अधिक हो गई है और साथ ही किसी एक बीमारी के संक्रमण से इनकी पूरी आबादी के नष्ट होने का खतरा भी पैदा हो सकता है। हालांकि NTCA ने अब कहा है कि चीतों के पर्यावास क्षेत्र में शेरों को बसाना उचित नहीं है और इसका कारण ये है कि इससे अंतर प्रजातीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलेगा। ये दोनों प्रजातियों के अस्तित्व के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। और ये डिसीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को कूनो नेशनल पार्क में लाया गया है। इससे पहले भारतीय वन्यजीव संस्थान ने गुजरात सरकार के लिए प्रोजेक्ट लॉयन तैयार किया था। इसमें संरक्षण और पारिस्थितिकी विकास को एकीकृत करके गुजरात में भू परिदृश्य पारिस्थितिकी आधारित संरक्षण की परिकल्पना की गई है। इसमें एशियाई शेरों को स्थानांतरित और आबाद करने के लिए
गुजरात के बड़दा की पहचान एक संभावित पर्यावास स्थल के रूप में की गई है। एशियाई शेर केवल भारत में ही पाए जाते हैं। इनकी आबादी गुजरात में केवल 5 संरक्षित क्षेत्रों में ही प्राप्त होती है और ये क्षेत्र हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभ्यारण्य, पनिया अभ्यारण्य, मितियाला अभ्यारण्य और गिरनार अभ्यारण्य। IUCN में एशियाई शेर की जो स्थिति है वो इंडेंजर्ड है। एशियाई शेर को खतरा है बीमारियों से संक्रमित होने का, आनुवांशिक सजातीय प्रजनन होने के कारण मृत्यु दर अधिक होने का जोखिम है, अवैध शिकार भी इनकी संख्या कम करती है। इसके अलावा मानवीय गतिविधियों से होने वाली दुर्घटनाओं में शेरों की मृत्यु हो रही है। और आइए अब संक्षिप्त रूप से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में जानते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है। इसका मंत्रालय है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। NTCA का अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री होता है। इसका उद्देश्य यहाँ प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकार प्रदान करना है। ये टाइगर रिजर्व के प्रबंधन में केंद्र राज्य की जवाबदेही को बढ़ावा देता है और टाइगर रिजर्व के आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के आजीविका संबंधी हितों की रक्षा करता है। अगली खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से संबंधित है। फेम 2 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निर्धारित सब्सिडी लक्ष्य का केवल 52% ही पूरा हो पाया है। ये निष्कर्ष संसदीय स्थायी समिति की एक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस रिपोर्ट में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण यानी फेम योजना से संबंधित मुद्दों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इस योजना के कार्यान्वयन में सुधार के लिए उपाय भी सुझाए गए हैं। इन लक्ष्यों में रेखांकित किए गए जो मुद्दे हैं वो है भौतिक और वित्तीय दोनों लक्ष्यों में धीमी प्रगति हुई है। इसके अलावा बसों के परिचालन के लिए केवल कुछ ही शहरों को चुना गया है। EV चार्जिंग स्टेशन भी कुछ शहरों के लिए ही स्वीकृत किए गए हैं। EV सेगमेंट में सब्सिडी का अलग अलग उपयोग किया जाता है, जहाँ बसों के लिए निर्धारित लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। वहीं तिपहिया वाहनों में निर्धारित लक्ष्य का केवल 15.17% ही प्राप्त हुआ है और इसीलिए समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं, जैसे कि योजना को नए लक्ष्यों, प्रोत्साहनों और उपायों के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। योजना के कार्यान्वयन पर ज्यादा बल देना चाहिए। साथ ही निजी वाहनों के लिए भी खरीद सब्सिडी दी जानी चाहिए। इसके अलावा सड़क कर, पंजीकरण शुल्क आदि पर छूट देने का प्रावधान किया जाना चाहिए। चार्जिंग अवसंरचना को बढ़ावा देने पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। फेम योजना की शुरुआत भारी उद्योग मंत्रालय ने नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत 2015 में की थी। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है। फेम चरण 1 2019 तक कार्यशील था और इस चरण में 4 क्षेत्रकों पर विशेष ध्यान दिया गया था। ये क्षेत्र थे तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट परियोजना और चार्जिंग अवसंरचना घटक। फेम चरण 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये चरण मार्च 2024 तक सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर ध्यान केंद्रित करेगा। क्वांटम कम्युनिकेशन पर आधारित भारत के पहले दूरसंचार नेटवर्क लिंक का परिचालन आरंभ हुआ। भारत में पहली बार सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT द्वारा विकसित एक अत्याधुनिक सुरक्षित लिंक स्थापित किया गया है। C.DOT दूरसंचार विभाग के अधीन है। क्वांटम कम्युनिकेशन को संचार के माध्यम के रूप में समझा जा सकता है। इसके तहत डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक अत्यधिक सुरक्षित रूप से भेजने के लिए क्वांटम भौतिकी के नियमों का उपयोग किया जाता है और इस तरह से ये पारंपरिक संचार प्रणालियों की तुलना में बहुत ज्यादा सुरक्षित है। की बेस्ड क्रिप्टोग्राफी के तहत डेटा और कीज को क्लासिकल बिट्स के रूप में भेजा जाता है। इन क्लासिकल बिट्स को इलेक्ट्रिक या ऑप्टिकल पल्सेस के रूप में भेजा जाता है। क्लासिकल बिट्स 1 और 0 का प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि क्वांटम संचार नेटवर्क में डेटा को क्यूबिट्स के माध्यम से भेजा जाता है और क्यूबिट्स कण आमतौर पर सुपरपोजिशन अवस्था में प्रकाश के फोटॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कई अवस्थाओं में होते हैं तथा 1 और 0 के कई संयोजनों को दर्शा सकते हैं। इसके तहत भेजे जाने वाले डेटा को कोई हैकर हैक करने की कोशिश करता है तो अत्यधिक संवेदनशील क्वांटम अवस्था 1 या 0 पर ठहर जाती है और अंततः हैक करने का प्रयास भी रिकॉर्ड हो जाता है। ये गुण अत्यधिक संवेदनशील डेटा का संचार करने के लिए क्वांटम कीज डिस्ट्रीब्यूशन या QKD नामक प्रक्रिया पर आधारित नेटवर्क बनाने में मदद करता है। QKD के तहत एनक्रिप्टेड डेटा को क्लासिकल बिट्स के रूप में भेजा जाता है और इस एनक्रिप्टेड डेटा को पढ़ने के लिए डिक्रिप्शन कीज को क्यूबिट्स का उपयोग करके क्वांटम अवस्था में भेजा जाता है। तो ये एक तरीके से पूरी सुरक्षित प्रणाली है। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सबसे पहले बात करते हैं खुला मतदान प्रणाली के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनावों में गुप्त मतदान की अनुमति की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि खुली मतदान प्रणाली क्रॉस वोटिंग को रोकने
और दलीय अनुशासन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। निर्वाचन के संचालन नियमों के मुताबिक किसी विधायक और सांसद को राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के चुनावों में अपना चिन्हित मतपत्र अपने राजनीतिक दल के पोलिंग एजेंट को दिखाना जरूरी है। यदि किसी सदस्य द्वारा अपने दल के अधिकृत एजेंट के अलावा किसी अन्य को चिन्हित मतपत्र दिखाया जाता है तो उसका मत अमान्य हो जाता है। फ्रॉड का दर्जा दिए जाने से पहले कर्जदारों का पक्ष सुना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया निर्णय में कहा है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के मुताबिक कर्जदारों को ब्लैकलिस्ट करने से पहले उन्हें सुनवाई का अवसर अवश्य दिया जाना चाहिए। वर्तमान में एक कर्जदार के खाते को जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर फ्रॉड के रूप में तब घोषित किया जाता है जब ऋण एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। किसी भी ऋण को एनपीए तब घोषित किया जाता है जब उस पर देय ब्याज या मूलधन का 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2016 में एक सर्कुलर जारी किया था। इस सर्कुलर में बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर्स को फ्रॉड के रूप में वर्गीकृत करने की अनुमति दी गई थी। सूचकांक प्रदाता यानी इंडेक्स प्रोवाइडर। सरकार ने सूचकांक प्रदाताओं को विनियमित करने का कार्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी को सौंपा है। सूचकांक प्रदाता वे संस्थान हैं जो सूचकांकों का निर्माण करते हैं और उन्हें प्रबंधित करते हैं। इनका कार्य बाजारों या बाजारों के एक भाग को वर्गीकृत और परिभाषित करना है, साथ ही उस बाजार के लिए प्रदर्शन का एक मानदंड उपलब्ध करवाना है। एक सूचकांक के माध्यम से निवेशक और अन्य हितधारक किसी बाजार के बारे में बेहतर तरीके से जान सकते हैं। भारत में ये कार्य स्टॉक एक्सचेंजों की सहायक कंपनियां करती हैं। ये कंपनियां किसी एक्सचेंज और सूचकांक प्रदाता के बीच एक संयुक्त उपक्रम के रूप में स्थापित की जाती हैं। उदाहरण के लिए एनएससी सूचकांकों द्वारा निफ्टी 50 तथा एसएनपी डाउ जोन्स और बीएसई के उपक्रम द्वारा सेंसेक्स। नए शहरों का विकास। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय नए शहरों का निर्माण करने के लिए कई राज्यों के प्रस्तावों का मूल्यांकन कर रहा है। 15वें वित्त आयोग ने नए शहरों के विकास के लिए राज्यों के लिए 8,000 करोड़ रुपए के प्रदर्शन आधारित चैलेंज फंड की सिफारिश की थी। प्रत्येक प्रस्तावित नए शहर के लिए 1,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध है। एक राज्य में केवल एक नया शहर हो सकता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कुछ कैप्टिव नियोक्ताओं के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उन्हें DDU-GKY के तहत एक लक्ष्य भी प्रदान किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014 में शुरू की गई थी। ये MORD यानी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का एक हिस्सा है। इसके तहत 15 से 35 वर्ष आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं को मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। सामाजिक रूप से वंचित समूहों के अनिवार्य कवरेज का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रशिक्षण से ज्यादा करियर प्रगति पर बल दिया जा रहा है। अगला टॉपिक है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। हाल ही में इस साल काजीरंगा नेशनल पार्क में गेंडे के अवैध शिकार का पहला मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इससे पहले 2022 में असम में गेंडों के अवैध शिकार का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क की भौगोलिक स्थिति और अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट के किनारे पर अवस्थित है। ये असम के गोलाघाट और नगांव जिलों में स्थित है। काजीरंगा के उत्तर में ब्रह्मपुत्र नदी और दक्षिण में कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां स्थित हैं। ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। साथ ही एक टाइगर रिजर्व भी है। विश्व में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी आबादी काजीरंगा में ही पाई जाती है। काजीरंगा में आंवला, कॉटन ट्री, एलिफेंट एप्पल आदि वनस्पति पाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर विशाल भारतीय गेंडा, बाघ, तेंदुआ, हाथी जैसे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। डेलाइट सेविंग टाइम यानी DST। लेबनान में वार्षिक DST के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक रूप से भ्रम की स्थिति बन गई थी। DST गर्मियों के दौरान घड़ियों को मानक समय से 1 घंटा आगे करने और सर्दियों में फिर से 1 घंटा पीछे करने की प्रथा है। इस प्रथा का इस्तेमाल दिन में सूर्य के प्राकृतिक प्रकाश का बेहतर उपयोग करने और ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए किया जाता है। DST का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापक रूप से नहीं किया जाता है कि भूमध्य रेखा के निकटवर्ती क्षेत्रों में मौसम के बीच दिन के घंटों के दौरान बहुत अधिक अंतर का अनुभव नहीं होता है। अगली खबर है सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। डिजिटल समावेशन के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष ध्वजवाहक के रूप में भारत को चुना गया है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ये सुनिश्चित करता है कि सभी वैध डोमेन नेम
और ईमेल एड्रेस के साथ समान व्यवहार किया जाए। साथ ही इनका इस्तेमाल सभी इंटरनेट सक्षम एप्लीकेशंस, डिवाइस और सिस्टम में किया जा सकता है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस का मतलब है एक ऐसे तकनीकी परिवेश का निर्माण करना जो कंप्यूटिंग डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, सोशल मीडिया या ई कॉमर्स को अंग्रेजी की बजाय स्थानीय भाषा में निर्देश स्वीकार करने में सक्षम बनाए। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस इंटरनेट कोऑपरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स के लिए प्राथमिकता है। आईकैन इंटरनेट को सुरक्षित, स्थिर और इंटरऑपरेबल बनाने के प्रति समर्पित एक गैर लाभकारी साझेदारी है। अगला टॉपिक है उबंटू। विशेषज्ञों का ये सुझाव है कि अफ्रीकी दर्शन उबंटू जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में मदद कर सकता है। उबंटू एक अफ्रीकी शब्द है जिसका मतलब है दूसरों के लिए मानवता। ये स्थानीय दर्शन परोपकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है। ये अनियंत्रित व्यक्तिवाद के लिए सोचने का एक वैकल्पिक तरीका प्रदान करता है। ये हमें प्राकृतिक दुनिया के साथ अपने संबंधों पर ध्यान केंद्रित करने और उनका पुनर्निर्माण करने तथा परस्पर जुड़ाव को प्राथमिकता देने में मदद करेगा। ये जटिल जलवायु संकट को हल करने के लिए सामूहिक, वैश्विक और क्षेत्रीय अंतर सरकारी कार्रवाइयों के साथ साथ सामुदायिक तथा व्यक्तिगत प्रयासों की भावना का भी आह्वान करता है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे मिस्र की। मिस्र की राजधानी काहिरा है। मिस्र रुपए में भारत से चावल आयात करने की योजना बना रहा है। आपको बता दें कि मिस्र अफ्रीका के उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में सूडान, पूर्वोत्तर में इजराइल और पूर्व में लाल सागर और अकाबा की खाड़ी तथा उत्तर में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। मिस्र में स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। मिस्र की प्रमुख नदी है नील नदी, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कैथरीन और प्रमुख झील है नासिर झील। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।